हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स जोन। हम हमारी लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वर्क डन के कुछ केसेस हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये फोर्सेस जो ही होते हैं जो इनके पाथ या फिर इनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करते हैं। वही हम देखने वाले हैं कि कौन से फोर्सेज हैं वो इनके पाथ पर डिपेंड करेंगे एंड कौन से फोर्सेज हैं जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज। जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होते हैं वो इनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर ही डिपेंड करते हैं। ये इनके पाथ पर डिपेंड नहीं करते। जैसे कि हमने यहाँ से एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं, हम यहाँ से ऐसे एक बॉल फेंकते हैं और ये यहाँ पर आ जाती है। चलो ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर इसकी कितनी एनर्जी है, यहाँ पर इसकी कितनी एनर्जी है, वो तो हम इस तरह से देखेंगे कि इनकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, वही बताएगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसी को अगर हम इस तरह से फेंकें नीचे की तरफ से तो भी यही आएगी। तो इन दोनों केसेस के अंदर कितना वर्क डन हुआ है, यानी कि इन दोनों ने पाथ जो कवर किया है वो तो डिफरेंट किया है, बट इन दोनों के जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट हैं वो तो सेम ही है, मीन सेम हाइट पर हैं। तो इनका जो वर्क डन रहेगा वो सेम ही रहेगा। ओके। जो इस तरह के फोर्सेस होते हैं ना, जिनमें जो हमारा वर्क डन होने वाला है उस फोर्स की वजह से, वो अगर हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करे, ना कि उसके पाथ पर डिपेंड करे, तो वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओके। तो हमने क्या पढ़ा कंजर्वेटिव फोर्सेस में, इसकी एक बार डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको। कंजर्वेटिव फोर्सेस किसको बोलेंगे हम, किस तरह से इसको आप डिफाइन करेंगे। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final positions of the body and not on the nature of path followed between the initial and final position। मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो पाथ हमने कवर किया है उसके ऊपर हमारा वर्क डन नहीं डिपेंड करने वाला। इट विल ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे जो फोर्स इन एन इलास्टिक स्प्रिंग। इलास्टिक स्प्रिंग के केस में कंजर्वेटिव फोर्स रहता है। अगर हमने इसको खींच के, जैसे ये स्प्रिंग है, इसको हमने खींचा और फिर छोड़ दिया तो बाद में ये अपनी जितनी ओरिजिनल इसकी लेंथ है उसी में आ जाने वाला है। जैसे इतनी है तो इतने में आ जाने वाला है, तो इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पर इसका वर्क डन हुआ है। अगर हम इसको कंप्रेस कर दें
स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करें फिर से ये ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो मीन्स इसका कंप्रेशन या फिर इसका इलोंगेशन है, जो पाथ है इसका, उस पर हमारा जो वर्क डन है वो डिपेंड नहीं कर रहा। वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है कि ये इनिशियली इसकी पोजीशन हमने क्या रखी है और फाइनली इसने क्या अचीव की है, उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक एग्जाम्पल है। ओके। जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, कोई भी चार्जेज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज हैं, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, उनकी वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, वो भी क्या रहता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर आता है। मैग्नेटिक फोर्सेज हैं कि किन्हीं भी दो मैग्नेटिक मोनोपोल डाइपोल्स के बीच में कोई भी फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से कुछ वर्क डन हो रहा है, तो वहाँ भी क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। ओके, इट वॉज ऑल अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब हम चलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की तरफ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? अब ये तो क्या था कंजर्वेटिव में, जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, जो कि जो हमारा पाथ है, जो किसी भी फोर्स को लगाते वक्त जो भी पाथ कवर हुआ है, वो पाथ है, उस पर हमारा जो वर्क डन है वो डिपेंड नहीं कर रहा था कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर, ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रहा था। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर हमारा जो वर्क डन है वो डिपेंड करेगा जो पाथ कवर हुआ है उसके ऊपर, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा, वो पाथ पर भी डिपेंड करेगा। ओके, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव if work done by or against a force in moving a body from one point to another point or one position to another position depends on path followed between these two positions, means किस पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखिए। इसके एग्जांपल जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मोशन करके यहाँ पर पहुँचता है, तो सिर्फ इसके अंदर क्या आता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी फेस किया जाता है यहाँ पर। उस फ्रिक्शनल फोर्स के दौरान कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, तो वर्क डन हमारा जितना होना चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर जो एनर्जी है वो सेम नहीं रहने वाली। जैसे ये कुछ हाइट है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से इस हाइट पर लेके जाते हैं, तो जितनी एनर्जी इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में लगी है, उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही एनर्जी यूज हुई है। यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी फेस किया है हमने, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हुई है। तो जो हमारा वर्क डन है वो इस पाथ पर भी डिपेंड कर रहा है, ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं पावर की तरफ। अब पढ़ते हैं हम पावर क्या होती है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पावर क्या होती है, जैसे कोई भी इंसान है वो कोई भी काम कर रहा है, तो कितने टाइम में वो काम पूरा कर रहा है, मतलब कितनी जल्दी कर रहा है या
टाइम लगा रहा है काम को करने में, उसी बेस पर तो हम बोलते हैं कि ये इंसान पावरफुल है या नहीं है। भाई कोई तो स्लो स्लो काम कर रहा है, एक बहुत फास्टली काम कर रहा है, जल्दी काम ख़त्म कर दे रहा है। तो उसी पर बेस्ड है कि पावर क्या होता है, कि इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, मीन्स हाउ फास्ट वन कैन डू द वर्क इज कॉल्ड पावर, कि कितनी फास्टली कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है या कोई भी मशीन है वो कितनी फास्टली काम कर रही है, वो चीज़ हमें क्या बताएगी कि उसके अंदर कितनी पावर है। ओके, पावर को डिफाइन कैसे करते हैं? पावर ऑफ अ पर्सन और मशीन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन बाय इट। ओके, पावर को डिफाइन कैसे करते हैं? ये पावर किसी भी पर्सन की या फिर मशीन की उसके रेट ऑफ डूइंग वर्क पर डिपेंड करती है, यानी कितनी स्पीड से वो काम कर रहा है। इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। और कैसे लिख सकते हैं इसको? यानी जहाँ पर भी आपको दिखता है ना रेट, इट मीन्स टाइम के साथ देखना है उसका रिलेशन, कितनी टाइम में कितना काम हो रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ओके, इट वॉज अबाउट पावर। अब देख लें कि किसी भी इंस्टेंट पर या किसी भी एक मोमेंट पर अगर हमें देखना हो पावर, तो उसको कैसे लिखेंगे? किसी भी इंस्टेंट पर पावर को हम इस टाइप से लिखेंगे dw अपॉन dt। ओके, अब देखिए ये जैसे पावर हमने क्या लिखी, dw अपॉन dt लिखी। अब dw को हम क्या लिख सकते हैं? ये वर्क डन क्या होता है हमारा? F डॉट ds होता है, F डॉट ds होता है वर्क डन, अपॉन हमारा क्या है? टाइम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? F डॉट ds, यानी s क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस है। t क्या है? टाइम है। यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या लिखेंगे? स्पीड। स्पीड को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? यानी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा पावर का, F डॉट v। ओके, गॉट इट? मीन्स हम पावर को एक्सप्रेस कर सकते हैं वेक्टर फोर्स F, मीन्स वेक्टर F और वेक्टर V की डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। ओके, अब देखें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप? डायमेंशनल फॉर्मूला पावर हमारी होती है वर्क डन अपॉन टाइम होती है। वर्क डन का आपको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पीछे निकाला था, ये कितना होता है? ml² t-2 और टाइम का t। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा ml² t-3। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा पावर का। ओके, अब देखिए यूनिट क्या होते हैं?
पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। ये है पावर की एसआई यूनिट। ओके, एक वाट किसके इक्वल होगा? एक वाट किसके इक्वल होगा? हमने क्या बताया, पावर किसके इक्वल होती है? वर्क डन अपॉन टाइम की इक्वल होती है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो जूल अपॉन सेकंड हो जाएगा। वर्क डन यानी कि 1 वॉट जो है वो 1 जूल अपॉन 1 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब वाट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये देखिए, पावर ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी 1 वॉट इफ इट कैन डू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड। ओके, यानी कि किसी भी बॉडी की जो पावर है उसको हम 1 वाट बोलेंगे। कब? जब 1 जूल वर्क 1 सेकंड में पूरा हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि 1 वाट पावर है वहाँ। ओके, इट वॉज अबाउट इट्स एसआई यूनिट। और एक यूनिट इसकी होती है, जनरली हम पावर को कॉमर्शियली हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हॉर्स पावर में। जनरली हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी पावर को हम किस टाइप से बोलते हैं, उनकी मेजर कैसे करते हैं? हॉर्स पावर में मेजर करते हैं हम। नहीं, इंजन की जो पावर रहती है उसको किस में मेजर करते हैं? हॉर्स पावर में। जो एक हॉर्स पावर होती है, एक हॉर्स पावर वो किसके इक्वल होती है? 746 वाट के इक्वल होती है। मीन्स 1 HP में लिखते हैं इसको। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ओके, चलो अब इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। आई होप उससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए, आपको एक बार क्वेश्चन बताती हूँ मैं क्या है। एन एलिवेटर वेइंग 500 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.4 meter per second. What should be the minimum horsepower of the motor to be used? Means मोटर की हमें पावर बतानी है, इसमें हॉर्स पावर में बतानी है। ओके, एक एलिवेटर है, उसमें वे कितना है, कितना वेट है उसके अंदर? 500 kg। एक एलिवेटर है, 500 kg इसका वेट है। ओके, इसको लिफ्ट कर रहे हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी से 0.4 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो इसकी हॉर्स पावर में हमें पावर निकालनी है। हियर मास हमारा है 500 kg, वेलोसिटी हमारे पास है 0.4 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड आउट करनी है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास? वर्क डन अपॉन टाइम रहता है, बट हमारे पास ना तो वर्क डन है और ना ही टाइम है। हमारे पास वेलोसिटी है और मास है, तो हमारे पास क्या आ सकता है? फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो यहाँ से हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? F/V वाला फॉर्मूला यूज होगा हमारा यहाँ से। ओके, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? mc लिख सकते हैं। एक एलिवेटर है,
इसका मास इस पर कुछ लग रहा है तो इसका जो फोर्स होता है वो mg से लिखते हैं हम। ओके, कोई भी बॉडी है वो हैंग करके रखी है हमने, किसी भी हाइट पर है वो, तो वहाँ पर उसका ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम mg से लिखते हैं। यहाँ से फिर वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, जो भी होगी वो हम लिख देंगे। यहाँ से मास क्या हमारा 5 kg है, g मीन्स ग्रेविटी ये 9.8 होती है, इंटू वेलोसिटी कितनी है हमारी 0.4 है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर इनकी हम मल्टीप्लाई करें तो कितना रहेगा, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 9, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1960 वोट। ये हमारी पावर आ गई। हमें किस में बताना है, हॉर्स पावर में बताना है हमें। तो अब हॉर्स पावर में क्या बताया हमने, एक हॉर्स पावर के अंदर क्या होता है 746 वाट होते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हमें हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम क्या करेंगे 1960 वोट जो है उसको 746 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो रिजल्ट है वो हमें हॉर्स पावर में मिल जाएगा। ओके, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2.62 हॉर्स पावर। ओके, यही हमारा क्वेश्चन था इसके ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड फॉर टुडे इट्स ओके till here. So thank you for watching my video, and if you have any doubt please let me know in comment section. Okay, have a nice day.